अब हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। किसी भी परीक्षा का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले, और प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये उबैदुल्लाह। वर्ष 2012 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान स्वर्णनगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरब के बाद भारत पर तुर्कों का आगमन हुआ। फिर है तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना अलप्तगिन गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो है वो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? तो सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के जयपाल को, जो कि एक हिंदू शाही शासक थे, उनको पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो जिस समय महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि संप्रदाय की स्थापना करना। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। फिर आगे है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम या प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। फिर अगला है, अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामनी, फिरदौसी द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1175 मुल्तान। मतलब महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान में। फिर मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा यानी कि पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय, जिसका नाम मूलराज था, उसके द्वारा पराजित किया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद बिन गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। फिर है तराइन का युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, और द्वितीय 1192, ये मोहम्मद गौरी जो है वो विजित हुआ था। फिर है मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, 1194 चंदावर 1194।
मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। फिर है बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। कौन? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। कौन कौन? यालदौज, कुआचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। 1526 ईस्वी में मुगल स्थापना हो जाती है, तो इसीलिए हम पहले इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें, एक सेकंड देखो, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें से इलबारी वंश आया था सबसे पहले। गुलाम वंश में 11 शासक हुए। 11 शासक में कौन हुए? तो पहले देख लो। पहले आया था कुतुबी राजवंश, जिसमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी इसने लाहौर बनाई थी और इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 ईस्वी। फिर इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो कि 1210 ईस्वी में राजा बना। फिर इसके बाद में जो है शमसी राजवंश की स्थापना होती है। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश राजा बनता है और इसका टाइम पीरियड होता है 1210 से लेके 1236 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी पहले लाहौर थी, उसको चेंज करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, मतलब दिल्ली कर दिया। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनती है, जो कि प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ये 1236 से लेके 39 ईस्वी तक 1239 ईस्वी तक शासन करती है। रजिया सुल्तान के बाद में 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी में मोइनुद्दीन बहराम शाह बनता है, क्योंकि एक लड़की बनती तो कोई किसी भी जनता को हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसके भाई अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। भाई है कोई रिलेटिव से जो भी है तो वो बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से लेके 1246 तक शासन करता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से लेके 1265 तक। देन इसके बाद बलबनी वंश आता है, जिसमें 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन बनता है, जो कि ये भी एक दास था। इसके साथ बहुत अत्याचार होता है, इसलिए ये भी एक राजा बनता है और ये 1265 से लेके 1287 ईस्वी तक रहता है। फिर इसके बाद मोइजुद्दीन कैकू का बनता है 1287 से लेके 1290 ईस्वी तक। कैकूबाद के बाद लास्ट बनते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि 1290 तक। फिर इसके बाद में दूसरी बात करें, खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में 5 शासक होते हैं। कौन कौन? पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये 1290 में मतलब बैठते हैं और 1290 से लेके 1296 तक राजा रहते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। इनका टाइम पीरियड होता है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। फिर इसके बाद में जो है कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर आते हैं, जिनका जो शासन कितने दिन तक करते हैं? 1316 से लेके केवल 1316 से 35 दिन तक करते हैं। फिर इसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनते हैं। इनका टाइम पीरियड होता है 1316 से लेके 1320 ईस्वी। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद में नसीरुद्दीन खुसरो खां बनते हैं। इनका टाइम पीरियड है 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 1320 ईस्वी। फिर हम इसके बाद में पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में
पहले तुगलक वंश में 3 राजा बनते हैं। कौन कौन? 3 नहीं, तीसरे नंबर पर है दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश, खिलजी, फिर तुगलक। तुगलक में 9 लोग राजा बनते हैं। पहले गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड होता है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। फिर इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक बनते हैं 1351 से 1388। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड बनते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक। जस्ट इसके बाद अबू बकर शाह बनते हैं 1389 से 90 ईस्वी तक। कितने? 1389 से 1390 तक। फिर मोहम्मद शाह थर्ड बनते हैं 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक। देन इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट बनते हैं जनवरी मार्च 1394 तक। फिर इसके बाद 2 स्वतंत्र शासक होते हैं, एक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और एक होते हैं नुसरत शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह जो हैं वो 1394 से 1413 तक रहते हैं दिल्ली पर। और जो नुसरत शाह हैं वो कब तक रहते हैं? वो रहते हैं 1394 से लेकर 1398 ईस्वी में। फिर बात आती है सैयद वंश। सैयद वंश में चौथे स्थान पे हैं और टोटल 4 शासक राज करते हैं। कौन कौन? खिज्र खां। खिज्र खां का टाइम पीरियड होता है 1400, देखो यहाँ पे ख़त्म हुआ कितने, ये हुआ था 1398। तो अब यहाँ से शुरू होता है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह बनते हैं। मुबारक शाह का टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह राजा बनते हैं। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह बनते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1445 से लेकर 1451 ईस्वी। फिर इसके बाद में 5वां आता है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट वंश आता है वो है लोधी वंश। लोधी वंश में 3 प्रमुख शासक होते हैं। एक है फर्स्ट नंबर पे बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड होता है 1451 से 1489। यहाँ पे कितने पे ख़त्म हुआ था? 1451। और यहाँ पे 1451 से 1489। फिर बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है 1489 से 1400 कितना, देखो 1489 से 1517 ईस्वी तक। फिर लास्ट राजा आते हैं इब्राहिम लोधी सेकंड। इनका टाइम पीरियड होता है 1517 से 1526 ईस्वी। फिर देखो, फिर से देख लो, पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश होते हैं। एक पहला होता है गुलाम वंश, फिर गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक राज्य करते हैं। खिलजी वंश में 5 और तुगलक में 9 और सैयद में 4 और लोधी में 3। देखो सैयद चौथे नंबर पे आता है, मतलब 4th नंबर पर, और इसमें 4 शासक ही राज्य करते हैं। लोधी वंश में 3 सबसे ज़्यादा, गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर खिलजी। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1510 से लेके 1236 ईस्वी तक था। 15 नहीं, मतलब 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कानी चहलगामी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया या प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। फिर है दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबनी वंश की स्थापना की थी। फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो पहला पढ़ते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से लेके 1290। गुलाम वंश 1206 से 1290। टोटल कितना चला था? दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेके 1526 तक चलता है। देखो अगर हम गुलाम वंश की बात करें
तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में उसका राज्याभिषेक जो है वो 1206 ईस्वी में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। क्या है? कोई उपाधि धारण नहीं की थी। कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसे केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो ये लाख बख्श कहा गया, क्योंकि वो लाखों का दान कर देता था। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी में। टाइम कितना था इसका? इसका था 1206 से लेके 1210। फिर इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। मतलब कुतुबुद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। उसको गुलाम वंश का जो शासक था, जो बनने वाला था, उसका नाम था इल्तुतमिश। उसने उसको परास्त कर दिया, फिर खुद राजा बन गया। तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। मतलब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश जो था, इसने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ये चहलगामी मतलब 40 दल का गठन किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम पर किसके शासनकाल में आया? उत्तर पश्चिम मतलब ये हो गया उत्तर और इधर हो गया पश्चिम, मतलब इधर साइड में, ठीक। उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखो, जो इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये आमीर आखूर पद पर नियुक्त किया गया। रजिया ने किसको? गुलाम याकूत को अमीर आखूर बनाया। फिर है रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो ये बहराम शाह को बिठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब-ए-मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो ये नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। फिर है दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात
तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया। अगला है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। फिर नेक्स्ट है बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। फिर अगला है बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो ये था दीवाने अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था शमसुद्दीन क़िउमर्स था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये जीतल कहलाता था। अगला है नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। फिर अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। इसकी बात करें तो गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। मतलब रक्त और लौह की नीति जो बलबन ने लगाई थी उसको त्याग कर जो है उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप था। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो ये बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वो विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिर सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो ये रायगढ़ गुजरात का शासक पर किया था। अगला है अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। फिर अगला है वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये था राणा रतन सिंह। मतलब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा थे रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो वो मलिक काफूर था। तेलंगाना जिसे प्राचीन काल में मतलब पहले कहते थे वारंगल, तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। फिर मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी पर। फिर अगला है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो देवगिरी राज्य पर, ठीक है, किया था। उस समय रामचंद्र देव शासक थे और मलिक काफूर नेतृत्व कर रहे थे उस अभियान का, और 1307 ईस्वी में ये अभियान किया गया था। फिर अगला है वारंगल पे जब किया उस समय शासक थे वहाँ के प्रताप रुद्र देव, और इसका
जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय वो था मलिक काफूर। इसने 1309 ईस्वी में किया था। द्वार समुद्र पर जब किया उस समय वहाँ का शासक थे वीर बल्लाल थर्ड और नेतृत्वकर्ता कौन थे? मलिक काफूर। और इस अभियान का जो टाइम पीरियड था वो था 1310 ईस्वी। फिर अगला है पांड्य राज्य पर जब आक्रमण किया, मतलब उस समय उसके राजा थे, अभियान जब किया तो उस समय वहाँ के राजा वीर पांड्य थे और नेतृत्वकर्ता कौन थे? मलिक काफूर, 1311 ईस्वी में। फिर अगला है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर यानी कि घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली पर किया गया। क्या है? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाज़ा दिल्ली पर किया गया। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो अलाउद्दीन का जो पुत्र था मुबारक खिलजी, उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति जो है अपनाई गई। फिर है अगला अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारी। तो विभाग क्या था? बरीदे मंडी, इसका अधिकारी बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक अधिकारी होता था। फिर है दीवाने रियासत, इसमें भी बाजार नियंत्रक होता था। मनहयान ये गुप्तचर होते थे। फिर हम आगे देखते हैं तो पद्मावत जो कि मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत के अनुसार देखा जाए तो अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। फिर हम आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी। अगर हम बात करें 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक जो है, जिसे गाजी मलिक कहते थे, उनको दी गई। फिर है सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन। अगला है किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया। फिर है बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली अभी दूर है, मतलब हनूज दिल्ली दूरस्थ। क्या है? बंगाल विभाजन, मतलब कह रहा कि बंगाल विभाजन है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने जैसे कि आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य। तो इसने पहली योजना क्या करी थी? राजधानी को परिवर्तन किया था 1326 से 27 ईस्वी के बीच। और इसकी विशेषता थी कि तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख कर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। तब 1935 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। फिर है सेकंड काम इसने क्या किया? दोआब में कर वृद्धि। कब किया था? तो 1327 से 28 के बीच में। यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 ईस्वी में। चांदी की
कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना असफल रही। फिर खुरासान का अभियान करा। 1336 से लेकर 37 ईस्वी में खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। फिर उसने कराचिल अभियान चलाया 1337 से 38 के बीच। इसने क्या करा, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। तो इनकी लगभग योजनाएं असफल ही रही थी। फिर आगे है कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग के सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखो ये क्या है, कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक विभाग के सुल्तान द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। अगला है रेहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो इब्न बतूता थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर योम बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्यों, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर लिया, और 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। फिर है होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो ये थे जिन प्रभा सूरी। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ संबंध अच्छे थे, तो ये जिन प्रभा सूरी। फिर अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो ये हुई थी सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। हक एवं सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित कह रहा है कि फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, इसने दीवान ए बंदगान शुरू किया, जो दासों की देख रेख के लिए था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैरात असहाय लोगों की मदद के लिए। फिर अगला है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था, तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था। अगला है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया। कब किया था, 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने किया था आक्रमण। फिर अगला है सैयद वंश, इसमें 4 शासक हुए थे। इसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 तथा इसी में हम लोधी वंश को भी पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी। अगर हम बात करें 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की, तो सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था, तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था, तो सैयद वंश था।
सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख़-ए-मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफ़गान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी का शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड था 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने 38 साल तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वो कभी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोदी के बारे में। अगला है कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज-ए-सिकंदरी। अगला है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि शामिल हैं। फिर आगे है सल्तनत कालीन वंश। अगर इसकी बात हम करें तो मामलुक वंश, तो ये 1206 से लेके 1206 से 1290 तक चला, 84 वर्ष तक, और संस्थापक था ऐबक। फिर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320, इसमें 23 साल तक इसने शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, ये 94 वर्षों तक इसने शासन किया और ये गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। फिर है सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, ये 37 वर्षों तक इसने शासन किया और खिज्र खां इसका संस्थापक था। फिर है लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी, इसमें टोटल 76 शासक थे और बहलोल लोदी 76 साल तक इसने शासन किया। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। फिर है दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई। फिर सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये गुलरुखी कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। फिर है अगला, वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो ये महाराणा सांगा ने पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो ये तुर्कों ने किया। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो ये उलेमा को कहा जाता था दस्तार बंदान। किस भारतीय ने संगीत, तंत्र, तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित
ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था किससे? तो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की है? तो ये 1936 मतलब 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में। अगला, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट है, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा है? तो ये हो जाएगा बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो ये हरिहर द्वितीय ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो यह हम्पी कर्नाटक में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ किया। फिर है वंश और संस्थापक। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर बुक्का। और समय क्या है इसका? तो ये था 1336 से 1356 ईस्वी। अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष था। फिर अगला है सालू वंश। ये जो है संस्थापक थे सालू नरसिंह और इसका जो समय है वो है 1485 से 1505 ईस्वी। और इसका अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह। फिर अगला है तुलुक वंश। इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह और इसका समय था 1505 से 1570 ईस्वी। और इसके अंतिम शासक थे सदाशिव राव। अगला है आरावीडू वंश। इसके जो संस्थापक थे तिरुमल और इसका टाइम पीरियड है 1570 के बाद। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी तो थी भू राजस्व। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा गया? तो अष्टदिग्गज कहा गया। तालीकोटा जो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ। फिर है इधर देखें, पहले इसको पढ़ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश को पढ़ते हैं। तो इसमें यात्री आया था निकोलो कांटी, इटली से आया था। और ये किसके शासक किस समय आया था? तो देवराय प्रथम उस समय शासक था। और ये विजयनगर शहर का वर्णन जो है किया था। फिर है अब्दुल रज्जाक। ये फारस से आया था, फारस का निवासी था। और ये देवराय द्वितीय के समय में आया था और विजयनगर सचिवालय का वर्णन इसने किया है। फिर अगला है पायस जो कि पुर्तगाली है। ये कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में आया था और इसने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। फिर है अगला बारबोसा। ये जो है पुर्तगाली था और ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था और ये सती प्रथा का वर्णन किया है। अगला है सीजर फ्रेडरिक। ये पुर्तगाली था और ये सदाशिव राय के टाइम पीरियड में आया था और विजयनगर का वर्णन इसने किया है। फिर है नूनीस। ये जो है पुर्तगाली था, ये अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में आया था, इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला है निकितिन। ये रूस का था और ये जो है मोहम्मद तृतीय के टाइम पीरियड में आया था। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है समृद्ध मतलब प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। अपनी मदुरा विजय के कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। फिर है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये है हैलविड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हम्पी के खंडहरों से। अगला है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया, तो ये विजयनगर राजाओं द्वारा। फिर अगला है देखो, अगर हम बात करें राज्य और इधर राज्य दिया है तो बरार राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक थे फतह उल्लाह इमाद शाह और इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई थी
राजवंश कौन था? तो ये था इमाद शाही। राजधानी जो थी वो एलिचपुर गाबिलगढ़ था। और 1574 ईस्वी को अहमदनगर में इसका विलय कर दिया गया। नेक्स्ट बात करें बीजापुर, तो इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल खां। 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। आदिल शाह राजवंश था। राजधानी जो थी वो नवरसपुर थी। और 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। फिर अगला है अहमदनगर। अहमदनगर की बात करें तो ये इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। इसकी स्थापना 1490 में हुई। और इसका जो राजवंश था वो था निजाम शाही। राजधानी थी जुन्नार अहमदनगर। और इसका विलय 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में किया गया। फिर है गोलकुंडा। ये जो है संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। स्थापना 1512 ईस्वी। राजवंश था कुतुब शाही और राजधानी गोलकुंडा थी। और इसका जो विलय है वो है 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। फिर अगला है बीदर। संस्थापक थे अमीर अली बरीद। ये है 1526 ईस्वी। राजवंश था बरीद शाही। राजधानी है बीदर। विलय जो है वो है 1618 ईस्वी को बीजापुर में। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन एशिया भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। फिर है आगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। इसकी बात करें दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की बात करें तो दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। फिर है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क वर्ग के। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो ये है तैलंग ब्राह्मण खाने जहाँ। फिर है बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ था तुगलक वंश। अगला है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था चौधरी। फिर है हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। अगला है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात की बात करें तो ये मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। फिर एक खुम्स जो है ये लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था। परंतु अलाउद्दीन काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज जो है ये भू राजस्व यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो ये हुआ अलाउद्दीन मशहूद शाह। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे की जीतल का इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। फिर जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राजकीय कानून से था। फिर दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये बलबन ने की थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। फिर अगला है सल्तनत शासनकाल के प्रमुख विभाग। दीवाने विजारत ये वित्त विभाग होता था। दीवाने रियासत ये नियंत्रण विभाग होता था। दीवाने मुस्तखराज ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना होता था। दीवाने को ही ये कृषि के विकास के लिए होता था। अगला है दीवाने कजा ये न्याय विभाग से संबंधित था। फिर है दीवाने इंसा ये पत्राचार से
पत्राचार विभाग से संबंधित था। फिर है दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला है दीवान ए रिसालत, ये विदेश विभाग होता था। फिर है दीवान ए बरीद, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। फिर है दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग से संबंधित था। फिर है सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी, तो ये सुल्तान में। अगला है सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो ये मजलिस खलवत। फिर एक तदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी, तो ये थी 20 से 25%। फिर बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था, तो ये फारस से। अगला है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, तो आरिज मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर, ये अश्वशाला का प्रधान होता था। सर जानदार, ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। फिर अगला है दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। फिर देखो इधर, अगर हम बात करें दिल्ली का, वो सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो ये फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वह कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो बलबन का मकबरा था। किताब उल हिंद के लेखक का क्या नाम था, अल बरूनी नाम था। किताब उल हिंद के लेखक का नाम अल बरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने करवाया। फिर इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। फिर हौज ए समी व शमसी ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन का मकबरा का निर्माण बलबन ने करवाया। फिर सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। हजार सीतून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हम आगे बात करें तो ग्रंथ के लेखक, संगीत राज ग्रंथ का नाम ग्रंथ का लेखक थे राणा कुंभा। रागमाला ग्रंथ के जो ग्रंथ है उसके लेखक थे पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासीर ग्रंथ के लेखक थे हसन निजामी। तारीख़ दिल्ली इसके लेखक खुसरो थे। तारीख़ मुहम्मदी इसके लेखक मोहम्मद बिहमद खान थे। तारीख़ हिंद ये अलबरनी थे इसके लेखक। तारीख़ मुबारक शाही इसके लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा जहाँ दारी इसके लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। खजाइन उल फुतूह इसके लेखक अमीर खुसरो थे। फिर है तारीख़ फिरोज शाही इसके लेखक शम्स सिराज अफीक थे।
तुगलकनामा, इसके लेखक अमीर खुसरो थे। फिर है फुतूहात ए फिरोज शाही, इसके लेखक फिरोज शाह थे। फिर है तारीख ए यामिनी, इसके लेखक उतवी थे। तबकात ए नासरी, इसके लेखक मिनहाज उस सिराज थे। रेहला के लेखक इब्न बतूता थे। फिर अगला है, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा फतवा है जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी। हिंदू मुस्लिम गानवाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो ये सितार को माना गया है। अगला है, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट है, नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत तंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो ये राणा कुंभा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। फिर अगला है कि लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला है, भक्ति और सूफी आंदोलन। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, सूफी संप्रदाय, ये जो है सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। ये है बाशरा, ये इस्लामी कानून के समर्थक थे, और बेशरा ये जो है इस्लामी कानून से मुक्त थे। बाशरा की बात करें, जो इस्लामी कानून के समर्थक थे, उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती जो सिलसिला था उस जो है भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिला के जो भारतीय प्रचारक थे वो थे ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला वेरंग। बात करें चिश्ती सिलसिला के जो भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, तो ये दक्षिण भारत में बुरहान गरीब और गेशु दराज, और ये जो है उत्तर भारत में थे कितने? ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे। हजरत अलाउद्दीन साबिर, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। फिर हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये संत रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। कौन? बुद्ध और मीराबाई। फिर है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमर मूल है। फिर अगला है, सिलसिला और संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया जो भारतीय ये थे। फिर एक कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सितारी जो है वो इसके जो है शाह अब्दुल्ला सतारी थे संस्थापक। फिरदौसी सिलसिला के शेख बदरुद्दीन संस्थापक थे। नक्शबंदी के बाकी बिल्ला थे। फिर हम बात करें रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद। कामरूप आश्रम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ।
किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। फिर है बीजे के रचयिता कौन थे? तो कबीर थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो यह है 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। फिर अगला है उपाधि की बात करें, चिरागे देहलवी, ये जो है इसके किसको मिला था? तो शेख नसरुद्दीन जो है, देखो उपाधियाँ जो मिली थी चिरागे देहलवी, ये शेख नासिरुद्दीन महमूद को। फिर है महमूद ए इलाही, ये किसको मिला था? शेख निजामुद्दीन औलिया। मुजद्दिद, ये शेख अहमद सरहिंदी। बंदानवाज, ये सैयद मोहम्मद गेशु दराज। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नय नार 63 संत तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत कहा जाता था।